नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मैं फिर हाजिर हूं एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को लेकर। आज इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर नंबर 9 में हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज की। इससे पहले के भाग में हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े जो आपको पसंद आए होंगे, आपके समझ में आए होंगे। और इसी से रिलेटेड जो भाग 4 था उसी का एक भाग है 4 के, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और जो 4 के है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएगा, मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। और इसमें केवल एक ही अनुच्छेद है, 51 के। याद रखना, 51 के केवल एक ही अनुच्छेद है, छोटा सा चैप्टर है। और मैं यूं कहूं कि पूरी बुक्स या भारतीय संविधान में सबसे छोटा जो चैप्टर है वो मूल कर्तव्यों का है। देखो, मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको सामान्य सा परिचय में मूल कर्तव्यों का दे दूं। तो आप सबको पता है कि नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में थे वो यूं कह सकते हैं कि जैसे सरकार के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है। सारे के सारे जो नीति निर्देशक तत्व थे वो सरकार को डायरेक्ट कर रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपकी ये ड्यूटी है। किसके लिए थे? सरकार के लिए। लेकिन मूल कर्तव्य जो भाग जोड़ा गया वो ये कहता है कि सरकार ने तो बहुत कर दिया, अब किसको करना है? नागरिकों को भी कुछ करना है। देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, पर्यावरण के लिए आपकी भी कुछ ड्यूटीज होती है। देखो, मूल अधिकार है तो उसके साथ ड्यूटीज भी होनी चाहिए। जब हम केवल अधिकारों की बात करेंगे और हम अपने ड्यूटीज नहीं समझेंगे तो वहां व्यवस्थाएं अच्छी नहीं की जा सकती। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दूं तो एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जैसे एक सड़क की सफाई होनी चाहिए, शहर साफ सुथरा होना चाहिए, ये अपना मूल अधिकार है। क्योंकि यदि गंदा शहर रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि हम ये अपेक्षा करें कि साफ सुथरा रहे और हमारी कोई ड्यूटीज नहीं है, तब साफ सुथरा रह ही नहीं सकता। हम कचरा बाहर फेंक रहे हैं तो फिर वो शहर साफ सुथरा नहीं रह सकता। इसीलिए मूल अधिकार है तो साथ में अपनी ड्यूटीज, मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, तभी जाकर देश में व्यवस्थित तरीके से शासन व्यवस्था चलती है। अब मूल कर्तव्यों का सामान्य परिचय में बताऊं तो उसमें आपको देखना होगा कि जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए वो मूल संविधान में नहीं थे, उसको बाद में जोड़ा गया। और ये कहां से लिया गया? ये सोवियत संघ से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, पहली बात। अब यूएसएसआर से लेने का मतलब भी मैं आपको समझा दूं कि यूएसएसआर एक, जहां भी मूल कर्तव्यों की बात आती है वो मूल कर्तव्यों की ज्यादातर बात कौन करते हैं? समाजवादी देश, साम्यवादी राष्ट्र जो है वो वहां मूल कर्तव्य ज्यादा वेटेज उनमें होता है। जैसे चीन है, सोवियत संघ की बात करूं तो वहां क्या है? समाज में एकजुटता, समाज में एक सामान्य बराबर तबका माना जाता है और समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ कर्तव्य निर्धारित होते हैं। और वहीं से प्रभावित होकर यूएसएसआर से भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया। देखो, लोकतांत्रिक देशों की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, तो इनमें अलग से कोई मूल कर्तव्य संविधान में नहीं है। केवल एक ऐसा देश जापान है जहां मूल कर्तव्यों का जिक्र है। बाकी किसी देश में, लोकतांत्रिक देश में जिक्र नहीं है। चीन में, सोवियत संघ में जरूर इसका जिक्र संविधान में है और सोवियत संघ से ही इसको लिया गया। तो जापान और भारत ही एक ऐसे लोकतांत्रिक देश है जहां मूल कर्तव्यों के लिए अलग से संविधान में प्रावधान किया गया है। पहली बात। दूसरी बात देखो, आपको समझनी होगी कि दूसरी बात, मैंने कहा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की बात नहीं थी। तो ये कब जोड़े गए? तो मैं बता दूं आपको, ये 42 अमेंडमेंट जो था, 42वां संविधान संशोधन जो था, उसके अंदर जोड़े गए मूल कर्तव्य। अब देखो, 42वां संविधान संशोधन जो था वो काफी विवादित संविधान संशोधन था। विवादित ऐसे भी था क्योंकि जब ये लाया गया था 42वां संविधान संशोधन, उस समय देश में आपातकाल चल रहा था। 1976 में ये आया था। तो 1976 में देश में आपातकाल चल रहा था और आपातकाल के मध्य में इसको लाया गया था। और इसके बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और 44वां संविधान संशोधन आया तो ज्यादातर जो 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान थे उनको हटा दिया गया,
उनको चेंजेज वापस कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। लेकिन 42वें संविधान संशोधन की एक बात को नहीं बदला गया और वो थी मूल कर्तव्यों की बात को। अर्थात 44वें संविधान संशोधन में सरकार तो 44वें संविधान संशोधन के समय सरकार तो चेंज हो गई, लेकिन फिर भी दूसरी सरकार ने भी ये माना कि मूल कर्तव्य होने चाहिए, सही है। और आज भी 86वां संविधान संशोधन जो आपने पढ़ा 2002 वाला, तो उसमें भी इसमें मूल कर्तव्य में कुछ जोड़ा गया, मतलब एक मूल कर्तव्य एक्स्ट्रा जोड़े गए। जब मूल संविधान में 42वां संविधान संशोधन था उसमें 10 मूल कर्तव्य थे और एक और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो टोटल हो गए 11। देखो, इंदिरा गांधी ने उस समय भी कहा था, जब 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए और मूल कर्तव्य जोड़ने के बाद में उस समय स्टेटमेंट आया था सरकार का कि हमारे संविधान में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को शामिल किया गया, लेकिन एक चीज जोड़ना भूल गए और वो थे मूल कर्तव्य। और आज हमने मूल कर्तव्य जोड़ दिए। ये 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था उस समय बात आई थी। तो कहने का मतलब 42वां संविधान संशोधन के में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और तीसरी बात थी, इसके लिए एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति, जिसका जिक्र मैं अभी आपको बताऊंगा क्या था, क्या प्रावधान थे। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, देखो कभी कभी ये बड़ा अजीब सा लगता है कि जब आपातकाल चल रहा था तो मेरे मन में दिमाग में ये विचार आता है कि आपातकाल के समय मूल कर्तव्य इसलिए जोड़े गए थे क्योंकि देश में विरोध का माहौल था। लोग धरना दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, लोग जेल में जा रहे थे और जा रहे थे। तो उस समय ये महसूस किया गया कि सारे जो राजनीतिक मोल भाव तो हो सकता है, विरोध भी हो सकता है, लेकिन देश के प्रति अपने कर्तव्य, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुआ जा सकता। और उसी समय इस चीज को महसूस किया गया कि यार सारी की सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन कहीं ये इस आपाधापी में हम देश, समाज और संस्कृति को कहीं पीछे नहीं छोड़ दे। तो इसीलिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। बात करेंगे स्वर्ण सिंह समिति की, बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन की। यहां से उठकर सवाल आते हैं, 42वें कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन कौन से समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बात करेंगे अभी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की क्या सिफारिश थी, ध्यान से देखना। स्वर्ण सिंह समिति वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हेतु सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति स्थापना हुई 1976 में। इस समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य और उनकी आवश्यकता पर सिफारिश करना। उस समय आपातकाल चल रहा था और इस कमेटी को कहा गया कि वास्तव में नागरिकों को, मैंने अभी बात की थी कि उस समय सारी आपाधापी का माहौल था और सब अपने कर्तव्य भूलते जा रहे थे, सब अधिकारों की बात कर रहे थे। हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन अपने कर्तव्य कहाँ है? तो इस पर सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन किया गया। समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के तहत संविधान में एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की। और इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में एक अलग अध्याय शामिल किया जाना चाहिए जो किससे संबंधित हो? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो, ताकि मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए। और समिति ने यह भी कहा कि लोगों को मूल अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन कभी भी लोगों को मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मूल कर्तव्यों को भी हमेशा याद रखना चाहिए। और इसी समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद जोड़ा, 51A को शामिल किया गया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 10 शामिल किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो 8 मौलिक कर्तव्य उसने बताए थे, सरकार ने 10 जोड़े, सारे के सारे 8 वो नहीं थे, उनमें से भी 3 छोड़ दिए गए थे जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अर्थात 5 तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से लिए गए और 5 सरकार ने अपने तरफ से जोड़े और मौलिक कर्तव्य कितने बन गए? 10। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 और भाग जोड़ा गया 4 के। ध्यान से देखेंगे वो 3 जो सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थी जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो की थी लेकिन सरकार ने शामिल नहीं की। मैंने बताया 3 सिफारिशें ऐसी थी जिनको सरदार स्वर्ण सिंह ने सुझाया था
लेकिन सरकार ने शामिल नहीं किया। 3 सिफारिशें कौन सी थी? पहली थी कि संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकता है जब कोई कर्तव्यों का अनुपालन से इनकार कर दे। कहने का मतलब संसद को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो उस पर आर्थिक दंड या सजा लगाने का अधिकार किसके पास दिया गया? संसद को। दूसरी ये सिफारिश की कि मूल अधिकारों को लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं। कहने का मतलब था कि इसमें यह कहा गया कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो उस पर दंड या सजा लगा सकती है, न कि न्यायालय या मूल अधिकारों के आधार पर। 2 सिफारिशें थी। तीसरी सिफारिश बहुत अच्छी थी। तीसरी सिफारिश यह थी कि कोई यदि टैक्स नहीं देता है, टैक्स देना भी क्या है? मूल कर्तव्य है, और टैक्स अदायगी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, इसलिए टैक्स भी दिया जाना। अच्छा सुझाव था, लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। 3 ये सिफारिशें नहीं मानी गई, तो 5 सिफारिशें सरदार स्वर्ण सिंह की थी और 5 सरकार की तरफ से जोड़कर टोटल मूल कर्तव्य कितने किए गए? 10 किए गए। ये तो बात आई सरदार स्वर्ण सिंह की। अब बात करेंगे हम अलग अलग जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य जो है उनकी विशेषताओं की। मौलिक कर्तव्यों की जो विशेषता है वो मौलिक अधिकार कर्तव्य जो है वो कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। पहले मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए। कुछ नैतिक होते हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य होते हैं। 2 प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना चाहिए। एक मूल कर्तव्य भी पढ़ोगे कि हमें राष्ट्रीय आदर्श, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय आदर्श थे, उनका पालन करना चाहिए। तो ये किस प्रकार का मूल कर्तव्य है? नैतिक कर्तव्य माना गया। और हमें संविधान का पालन करना चाहिए, उनके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। ये क्या है? एक नागरिक कर्तव्य। अर्थात 2 प्रकार के कर्तव्य है, एक नैतिक है और एक नागरिक है। नैतिक का मतलब आचरण से संबंधित है, ठीक है, आदर्शों से संबंधित है, अच्छी बातों को अपने मन में बसाने से संबंधित है। और कुछ को है नागरिक के रूप में, एक देश का नागरिक है तो उसके कुछ दायित्व है, तो नागरिक कर्तव्य के रूप में है। दूसरी बात देखिए तो कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। जैसे मूल अधिकार भाग 3 में हमने पढ़ा कि मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार है भारतीय लोगों को मिलते हुए, कुछ है विदेशियों को भी मिले। सभी मूल अधिकार भारतीय लोगों को होते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को मिले हुए। लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो यह केवल किन के लिए है? भारतीय नागरिकों पर ही लागू होंगे। इससे अपेक्षा नहीं की गई कि विदेशी भी आकर हमारे झंडे का सम्मान करे, ये करे वो। ये केवल मूल कर्तव्य किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए। 2 चीजें। तीसरी चीज अब देखें तो संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं। आप सबको पता है कि यदि मूल अधिकार लागू नहीं किया जाए तो न्यायालय में जा सकते हो, ये आपने पढ़ा। नीति निर्देशक तत्वों में आपने पढ़ा कि यदि उनको लागू सरकार नहीं करे तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। सेम वैसा का वैसा मूल कर्तव्यों के लिए भी आपको फोर्सली नहीं कहा जा सकता। यदि आप नहीं पालन करें तो आपको कोई सजा नहीं दे सकती या न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, या उल्लंघन करने पर कोई सरकार कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती। ये कुछ विशेषताएं देखी। एक और विशेषता देखते हैं। संविधान के तहत उल्लेखित मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाएं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित है। देखो जितने भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो सारे भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। अभी आप देखोगे सब भारतीय संस्कृति से प्रभावित दिखेंगे आपको, जिनको अच्छा माना गया भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, भारतीय कथाओं में जिनको अच्छा, पौराणिक कथाओं में जिनको अच्छा माना गया है, उनको मौलिक कर्तव्यों में स्थान मिला है। ये तो थी भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। 11 के नाम आपको देखने हैं, सरल है, याद हो जाएंगे। आप सबको मैं बता दूं कि आप जो जितने भी मौलिक कर्तव्य आएंगे उसमें से आपको कहीं हार्ड सवाल पूछ ले तो 1 से देखो 51 ए से है ये, तो 51 ए या के मान लो, मैं 51 के मान लो, के में ए बी सी डी यूं कर लो। चाहे 51 ए में 1 2
3 ऐसे कर लो आप। तो देखते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं। संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहली बात करें तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्ति को, देखो सबको पता है कर्तव्य व्यक्ति का होता ही होता है, इसको पढ़ने से पहले बता दूं। जैसे व्यक्ति कोई इन मूल कर्तव्यों की बात ही नहीं करूं, आप खुद सोचोगे तो आपका मेरा सबका कुछ ना कुछ मौलिक कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है, परिवार के प्रति कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, दादा दादी के प्रति कर्तव्य है, ठीक है, समाज के प्रति कर्तव्य है, आपका स्कूल के प्रति कर्तव्य है, मानो तो, ठीक है, जानवरों के प्रति कर्तव्य है आपका, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य है, देवताओं के प्रति कर्तव्य है आपका। तो कर्तव्यों से पहले जुड़े हुए, क्यों संविधान में इसको जगह मिल गई। तो पहला जो कर्तव्य है वो ये कहता है कि संविधान का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हमेशा व्यक्ति को आदर करना चाहिए। पहली बात संविधान से आई। संविधान में राष्ट्रगान का भी है, राष्ट्रगीत का भी है, राष्ट्रध्वज का भी है, इनका हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा। पहला संविधान से राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का सम्मान और राष्ट्रीय आदर्श और संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। पहली बात आई। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना चाहिए। दूसरा ये मूल कर्तव्य है कि भारत का जो संविधान है वो तब बना था जब भारत की स्वाधीनता संग्राम में अनेक लोगों ने अपनी आहुति दी और अपना स्वाधीनता संग्राम जो था, अंग्रेजों से संघर्ष था, उसमें बहुत सारे आदर्श थे। समानता का आदर्श था, भाईचारे का आदर्श था, प्रेम का था, संगठन का आदर्श था, ये भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजाद, इंकलाब जिंदाबाद भी एक आदर्श था। तो ऐसे सभी आदर्शों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो आदर्श स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमने देखे थे वो सभी आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। ये दूसरा मौलिक कर्तव्य। तो पहला संविधान का और दूसरा स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि जो भारत है उसकी एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी संप्रभुता को बनाए रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्तव्य माना जाना चाहिए। वापस याद करा दो, संविधान, स्वतंत्रता संग्राम, देश की एकता और अखंडता 3 नंबर। चौथा नंबर पे बात करेंगे। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करना। चौथा जो मूल कर्तव्य है, व्यक्ति को देश की सेवा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। और यदि कहीं ऐसी स्थितियां आ जाए जब आपको बुलाया जाए देश की रक्षा के लिए, तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि आह्वान करने पर, बुलाने पर, देश सेवा के लिए यदि आपको बुलाया जाता है तो आपको आगे आना चाहिए। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपका मौलिक कर्तव्य है। 4 हुआ। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व का निर्माण, धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग के आधार पर किसी प्रकार से परे हो, साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों का सम्मान। 5वां ये कहता है कि सभी भारत के लोगों को भाईचारे और प्रेम भाव से रहना चाहिए। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव, जो जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता हो, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। ठीक है, देखो हम जब प्रतिज्ञा लेते हैं, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, ऐसे कहते हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि महिलाओं के प्रति भी हमें, हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। साथ ही भाई बहन, देखो सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, ये जो सेंटेंस आया है तो वो यही 5वें मूल कर्तव्य की झलक दिखाता है। अर्थात भारत के लोग हैं वो सभी भाई बहन हैं, प्रेम से रहेंगे, समरसता से रहेंगे और जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा और महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। 5 मूल कर्तव्य देखे हमने। 5 और देखते हैं। 6ठे नंबर का जो मूल कर्तव्य है उसकी बात मैं करूं तो 6ठा ये कहता है कि हमारी समग्र संस्कृति को, समृद्ध विरासत को महत्व देना चाहिए और संरक्षित करना चाहिए। 6ठा जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि हमारी जो संस्कृति है, पूरा हमारा जो कल्चर है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए और उस संस्कृति को बचाए, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अजीब संस्कृति है, बहुत शानदार संस्कृति है, जिसमें मैं कहूँ आप संस्कृति को समझोगे, इंडियन कल्चर को आप समझोगे तो यहाँ एक छोटे से जीव से लेकर बड़े बड़े जीवों तक सबका सम्मान और सब में देवत्व के गुण मानते हैं। तो इसी संस्कृति को बचाने का आह्वान 6ठे नंबर के मूल कर्तव्य में किया गया है।
सातवां मूल कर्तव्य देखिए तो यहां कहा गया है कि जो भारत में वन है, झीलें हैं, प्रकृति से संबंधित नदियां हैं, वन्य जीव है, ठीक है, सारे प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, प्राणियों पर दया रखना चाहिए। हिंदू संस्कृति से लिया गया है कि सभी वन, झील, पहाड़, पर्वत, नदियां, झरने, इनका सबको क्या करना चाहिए, अपने को रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनको देवता माना गया था। और साथ ही प्रत्येक प्राणी मात्र की रक्षा, उनके लिए दया का भाव रखना चाहिए। ये आपका सातवां मूल कर्तव्य है। आठवें मूल कर्तव्य की बात करें तो इसमें मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अर्थात इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मूल कर्तव्य है कि वो अंधविश्वासों से दूर रहे, ज्ञान अर्जन करे और वैज्ञानिक सोच रखे। यदि वैज्ञानिक सोच नहीं रखेगा तो अंधविश्वास पैदा होगा, ढकोसले पैदा होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य है कि वो अपने दिमाग में ज्ञान का विकास करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमेशा क्या, क्यों, कैसे सोचे, इसके बगैर यूं ही नहीं कि लकीर पे चलता रहे। अपने वैज्ञानिक और मानवतावाद, अर्थात मानव सबसे श्रेष्ठ है, मानव के लिए सब कुछ करना चाहिए, मानव भलाई के लिए काम करना चाहिए, ये सोच भी होनी चाहिए। नौवीं बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। नौवां जो है वो ये कहता है, नौवां मूल कर्तव्य ये कहता है कि हमेशा हिंसा से दूर रहो, शांति से जीने दो, जीवो और जीने दो, और साथ में सार्वजनिक जो संपत्ति है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, सड़क हो, एक प्रत्येक व्यक्ति की, जैसे मैंने पहले कहा ना, सड़क की सफाई रखनी अपनी ड्यूटीज है, तो उन सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। पुराने किले हैं तो कहीं जाके अपने अपने चित्र बना लेते हैं, आजकल बहुत सारी बिल्डिंगों में देखा है जहां प्राचीन संस्कृति को सजाए हुए बहुत सारी इमारतें बनी है, वहां लोग क्या क्या लिख देते हैं, अपना नाम लिख के उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं। तो ऐसा मूल कर्तव्य है जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और साथ ही हिंसा से दूर रहे। और लास्ट जो 10वां उस समय था वो ये था कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के लगातार उच्च स्तर पर उपलब्धि बहुत बढ़िया है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मूल कर्तव्य है कि वो अपना सर्वोत्तम प्रयास करे ताकि देश की और उन्नत किया जा सके, अपना योगदान देश को और सर्वोत्कृष्ट बनाने में, उत्कृष्ट बनाने में, देश को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास वो कर सके। मतलब अपनी एनर्जी है वो पूरी लगाओ और उच्चतम शिखर तक पहुंचो ताकि देश का भला हो, समाज का भला हो। ये भी आपका मूल कर्तव्य है। ये 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा एक और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें आपको पता है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, राइट टू एजुकेशन से है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। प्रत्येक माँ बाप का मान लो, प्रत्येक व्यक्ति का मान लो कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये थे 11 मूल कर्तव्य। याद हो जाएंगे, एक बार देखोगे मौखिक याद हो जाएगा। मूल कर्तव्यों की बात हमने की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं भी है। देखो जहां अच्छी चीजें हैं उसमें कमियां भी होती है, कुछ कमियां हो सकती है, तो मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं भी है। जैसे RS का एग्जाम हो या UPSC का एग्जाम हो तो उसमें जो मेंस का पेपर होता है उसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं कि आपके हिसाब से मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में से कौन बड़ा है, या आपसे यह पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों की कौन सी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको यह पढ़ना पड़ेगा। तो मौलिक कर्तव्यों की आलोचना में हम देखें तो कुछ आलोचनाएं इस प्रकार की जाती है। कई आलोचक ये कहते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की सूची को पूर्ण नहीं मानते। उनके अनुसार मौलिक कर्तव्यों की इस सूची में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे कर देना होना चाहिए। मतलब कुछ आलोचक मानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्यों की सूची है उसमें 11 के अलावा और भी होने चाहिए, वो होते तो और बढ़िया था, ये कमी छोड़ दी। जैसे कर देना चाहिए, मतदान सबको अनिवार्य करना चाहिए, ये विषय भी शामिल होते तो 4 चांद होते। और अच्छा सुझाव है, कर सबको देना चाहिए, टैक्स सबको जमा करवाना चाहिए और वोट भी सबको डालना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य होना चाहिए। दूसरी बात मैं करूं तो दूसरा है, कई मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। एक आम आदमी के लिए मौलिक कर्तव्यों में मौजूद जटिल शब्दों जैसे समग्र संस्कृति का क्या अर्थ है, महान आदर्श क्या है, शब्द तो लिख दिया महान आदर्श, लेकिन एक आम आदमी महान आदर्श शब्द को
ढंग से नहीं समझ पाएगा, अर्थात इनको परिभाषित ढंग से नहीं किया गया है, समझना थोड़ा मुश्किल है, भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। इस आधार पर इसकी आलोचना होती है। तीसरा जो इसका आलोचना का बिंदु आता है वो ये है कि कर्तव्य जो है वो कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। जैसे नीति निर्देशक तत्वों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, वैसे ही मूल कर्तव्यों की कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो इसमें ये भी कमी है। और चौथी जो कमी देखे तो ये आलोचना इस आधार पर होती है कि इस मूल कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया, अर्थात पहले मूल अधिकार प्रायोरिटी में थे, उसके बाद में नीति निर्देशक है, और मूल कर्तव्य तो नीति निर्देशक तत्वों के भी बाद में है। मूल अधिकार 3 में दे दिए, 4 में नीति निर्देशक तत्व दे दिए, और 4 में जाके मूल कर्तव्यों का वर्णन आता है, अर्थात इतना महत्व संविधान में नहीं दिया गया। यदि दिया होता तो हो सकता है 3 के, मैं तो कह रहा हूं 3 से भी पहले होता तो और अच्छा होता। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है। बात करेंगे जो यहां एक नई चीज आती है वो है JS वर्मा समिति। एक बार सवाल आया था JS वर्मा समिति का संबंध किससे है, तो ये एक नया सवाल आपके लिए होगा कि वर्मा समिति मूल कर्तव्य से रिलेटेड समिति थी, जिसका गठन 1998-99 में किया गया था। 98 में गठन किया गया था, 99 में इसकी सिफारिश आई थी। वर्ष 1998 में गठित वर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करना। देखो इस जो संस्था थी, समिति थी जो थी, इसका स्थापना इसलिए की गई कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान जो है, चाहे कॉलेज हो चाहे विद्यालय हो, उसमें मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम है, तो एक रणनीति और कार्यक्रम तैयार करना था। इसमें एक कहा गया कि कैसे स्कूलों में लोग बच्चों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिखाया जाए और सभी शिक्षण संस्थानों में इसको लागू किया जाए, इस पर सिफारिश देने के लिए JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, तो उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण इससे क्रियान्वयन हेतु रणनीति की कमी थी, और इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि जितने भी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित विभिन्न अलग अलग प्रकार के कानून जो है, जो मौलिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं, उन कानूनों को स्ट्रिक्टली लागू किया जाना चाहिए। जैसे बात करूं मैं, पर्यावरण के लिए कानून बने हुए हैं, तो उनको लागू करोगे तो अपने आप मूल कर्तव्य ढंग से लागू होंगे। ये थी JS वर्मा समिति। छोटा सा वीडियो था मूल कर्तव्यों से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। आशा है आपको मूल कर्तव्यों से संबंधित इससे ज्यादा सवाल कहीं देखने को नहीं मिलते। एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, काफी मोस्ट है, 368 जो आर्टिकल है उसको लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके उसमें ऑल सेलेक्ट कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे जिसमें पढ़ेंगे 368। धन्यवाद। जय हिंद।